नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है। यहाँ जो है सीटेट का जो भाग है वह कंटिन्यू जो सिलेबस के हिसाब से उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको पढ़ना है तो फिर हमारे चैनल पर ज्वाइन करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ जो है सिलेबस के हिसाब से चल रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पिछले साल का एग्ज़ाम भी हुआ है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न में से किस विचारक द्वारा किया गया। देखो, आज का जो टॉपिक है वहाँ किस चीज़ का है, बाल केंद्रित शिक्षा पर है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा होता क्या है। पहले ज़माने में क्या होता था, गुरुकुल होता था। ठीक है, तो गुरुकुल में क्या है, बच्चों को पढ़ाया जाता था। लेकिन अब जो है आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर जब जो समाज जो है आगे बढ़ गए हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो बालक के जो सर्वांगीण विकास है, चाहे वह स्कूल शिक्षा के हो, चाहे आध्यात्मिक शिक्षा के हो, चाहे टेक्नोलॉजी की शिक्षा के क्षेत्र में हो, तो सभी की तरफ जो है उसके जो सर्वांगीण विकास है उसको महत्व दिया जाता है। और यही महत्व को जो है बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि बालकों पर केंद्रित करते हुए शिक्षा को पाठ्यक्रम को बनाया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रश्न उठा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न में से किस विचारक द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर आ जाएगा जॉन डेवी ने इसका समर्थन किया है बाल केंद्रित शिक्षा का। दूसरा प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्न में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है। तो कौन से ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया है, उस पर काम किया है। इसका जो जवाब किया जाएगा गिजू भाई इसका आंसर जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि अरविंद घोष है, महात्मा गांधी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, तो इन्होंने भी अपने अपने हिसाब से जो है शिक्षा पर महत्व दिया है, इस पर जोर दिया है। लेकिन अगर सिर्फ बाल केंद्रित शिक्षा का पर आता है तो इसके मामले में जो है गिजू भाई जो कि बहुत ही अच्छा रोल इन्होंने निभाया है, अपनी भूमिका सर्वाधिक रूप से इन्होंने दिया है। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित की विशेषता नहीं है। अब आपको ये बताना है, जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन से ऐसे जो ऑप्शन हैं जो कि बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। अभी आपको बताया था कि सर्वांगीण विकास ही बालक का सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका जो ये तो जैसे कि पहला है वह नहीं रहेगा। ठीक है, बालक के मनोविज्ञान को समझना ये भी सही है। तीसरा क्या है कि बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत करने पर जोर देना, ये जो है गलत बात है। ठीक है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा पर जो विशेषता नहीं है वह तीसरा नहीं है, बाकी जो तीन अलग अलग विशेषता है वह इसमें शामिल होता है। इसलिए जो इसका आंसर रहेगा वहाँ तीसरा रहेगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। फिर आप अगर सब्सक्राइबर हो तो फिर प्लीज़ चैनल को जो है, वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप लोग। चौथा प्रश्न क्या है, बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जैसे कि बालकों को अगर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, छोटा क्लास में है, तो उसको अगर प्रेरणा देना है, प्रेरणा किस चीज़ का होता है, जैसे कि महापुरुष का है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती का है। उसकी जैसे कि जो घटना है, नाटक है, या फिर कह सकते उत्कृष्ट वैज्ञानिक जैसे कि विक्रम साराभाई है, एपीजे अब्दुल कलाम है, इन सभी का जैसे कि उदाहरण देना है, उन लोगों को प्रेरणा देना है। तो उससे क्या होता है, यहाँ जो सिद्धांत है वहाँ किसके अंतर्गत आता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा प्रेरणा का सिद्धांत, इसमें आ जाएगा प्रेरणा का सिद्धांत रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है, बालकों को जो प्रेरणा दिया जाता है तो उसके मन में क्या उठता है कि मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी देश के लिए सेवा करना है, मुझे भी समाज के लिए सेवा करना है, ऐसा भावना उठता है, जिसे कहा जाता है प्रेरणा का सिद्धांत कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्न में से किसका महत्व सर्वाधिक है। अब यहाँ पर यह बताना है कि इसमें सर्वाधिक महत्व किस बात की है। जैसे कि पहला क्या दिया गया है, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। दूसरा है शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है। तीसरा है कि शिक्षक विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है। और चौथा है शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। अब इसका जो सही जवाब आ जाएगा पहला रहेगा, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का जो है कहाँ तक इसका विकास कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है और यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
छठवां प्रश्न है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। अभी मैंने बताया था कि जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा पर महत्व दिया है, इन्होंने जोर दिया है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। तो लैब विद्यालय के उदाहरण कौन से हैं? फैक्ट्री विद्यालय है कि प्रगतिशील विद्यालय है कि पब्लिक विद्यालय है कि सामान्य विद्यालय है? इसका जो आंसर आ जाएगा प्रगतिशील विद्यालय है। यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि लैब विद्यालय, आप लोग को एक ही देखना, सामान्य भाषा में बोला जाए तो फिर लैब में क्या चलता है, प्रयोग होता है, ठीक है। तो प्रयोग करना मतलब क्या होता है, प्रगति की ओर बढ़ना, उसको जो है चेक करके सही दिशा की ओर, सही डायरेक्शन की ओर बढ़ना है। तो यही जो है प्रगतिशील विद्यालय का महत्व है, प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण भी है यहाँ पर। सातवां प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो बच्चे क्या सीखते हैं? बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसके अंतर्गत बच्चे वहाँ पर क्या सीखते हैं? ऑप्शन क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप में, और चौथा है समूह रूप में। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ पहला रहेगा, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में यहाँ पर बाल केंद्रित जो शिक्षा है, जो कक्षा है, वहाँ पर बच्चे सामान्यतः यहाँ सीखते हैं। आठवां प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपको ये देखना है कि सही कौन सा नहीं है। एक तो बाकी तीनों सही हैं, एक जो बाकी है वहाँ गलत रहेगा, ठीक है। जैसे गलत कौन सा है उसको हम देखना है। जैसे कि पहला क्या है कि पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों और सीखने के सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। ये तो सही वाला बात है, ठीक, लेकिन हमको सही नहीं है और ढूंढना है, ये तो नहीं आएगा। दूसरा क्या है, पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी की और समाज की आवश्यकता है और सीखने की कौन सी क्रिया में आवश्यकता है स्वतंत्र रूप से पूर्ण हो सकती है। तो ये भी आंसर नहीं है। तीसरा क्या है कि पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। ये जो बात जो है गलत है और यही इसका आंसर सही रहेगा। देखो, कभी भी कोई विद्यालय का निर्माण होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया है, पाठ्यक्रम बनाना है, जैसे कि सिलेबस तैयार करना है, तो इसके हिसाब से क्या बोला गया है, शिक्षकों की आवश्यकता और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं की ओर से ध्यान रखते हुए बनाना चाहिए। लेकिन गलत ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसके साथ जो है उचित जो शिक्षक है और वहाँ पर जो उपलब्ध कराना चाहिए, जो शिक्षक को उपलब्ध कराना चाहिए और जो प्रयोगात्मक भी है उसको भी उपलब्ध करना चाहिए। इस आधार पर जो है पाठ्यक्रम को तैयार करना चाहिए, ना कि जो शिक्षक की आवश्यकता हिसाब से या फिर जो विद्यालय में जो आवश्यक वस्तु है उस आधार पर तैयार करना चाहिए। नौवां प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्न में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका जो सही आंसर रहेगा वहाँ प्रगतिशील शिक्षा आ जाएगा। 10वां प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक के आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? तो किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? प्रगतिशील शिक्षा के अगर अंतर्गत बालक की बात की जाए तो उसके जो आत्मानुशासन के विकास में किस बात को जोर देना चाहिए? तो इसका जो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? दूसरा रहेगा, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर, है ना। बालकों के अगर अपने काम के प्रति अगर उत्तरदायी उन लोगों को मिल जाता है, उसके मन में जागृत हो जाता है, तो यहाँ क्या है, बालकों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसके प्रगति शिक्षा का जो आधार है इसके अंतर्गत आता है कि बालकों को अगर उत्तरदायित्व की भावना उसमें विकसित हो जाता है, उसमें जाग जाता है, तो वह बालकों के भविष्य के लिए भी अच्छा है। 11वां प्रश्न है, निम्न में से किस प्रणाली के अंतर्गत बालकों के विश्लेषण एवं परीक्षण पर बल दिया जाना चाहिए? क्या बोला गया है? विश्लेषण और पर्यवेक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली, है ना। मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो है बालकों को जो विश्लेषण है और उसके जो पर्यवेक्षण है, तो इस पर जो है ज़्यादातर फोकस दिया जाना चाहिए। 12वां प्रश्न है, बच्चों में आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल का विकास होता है, इसे पर्यवेक्षण पर बल दिया गया है। तो किस बात पर बल दिया गया है यहाँ पर? जैसे कि बोलने का मतलब क्या है कि बालकों में अगर बच्चों में कोई आलोचनात्मक जो सोच होता है, उसमें तार्किक कौशल का विकास होता है, तो इसे पर्यवेक्षण पर बल दिया गया है। तो किस बात पर बल दिया गया है? मानवतावादी शिक्षा प्रणाली पर, मानवतावादी शिक्षा प्रणाली पर इस पर बल दिया गया है। 13वां प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हमेशा पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सीटेट के लिए है, बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछे भी जाते हैं। क्या बोलोगे कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष से की गई है? इसका जो आंसर आ जाएगा 2001 में, है ना। 2000 और 2001 के बीच में, यानी कि इसी सत्र के दौरान किया गया है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे?
श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 14 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से सत्य कथन कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके बाद कूट दिया गया है, ठीक है। जैसे पहले पढ़ लेते हैं हम इसको कि पहला क्या है कि भारत के 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को मुफ्त एवं आधारभूत शिक्षा का उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ये बात तो सही है। दूसरा क्या है, बच्चों में किसी प्रकार के शुल्क नहीं लिया जाएगा और ना ही शुल्क की वजह से शिक्षा से वंचित होगा, तो ये भी बात सही है। तीसरा क्या है, यदि 6 से अधिक आयु का कोई भी बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं आ पाता है तो उसे शिक्षा के लिए उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा, ये भी बात सही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये तीनों का जो आंसर रहेगा ये सभी सही रहेगा। 15 नंबर प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो जो देखो यहाँ पर क्या है, जो अनिवार्य शिक्षा दिया गया है, तो अनिवार्य शिक्षा का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखो इसका मतलब क्या है कि जो सरकार है उन्होंने जो अनिवार्य शिक्षा का शब्द दिया गया है उसके हिसाब से क्या है कि बच्चों लोगों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देना है। अगर वहाँ आर्थिक रूप से कमजोर है, शारीरिक रूप से कमजोर है, तो उसके हिसाब से उसको अनिवार्य रूप से शिक्षा दिया जाती है। जैसे क्या बोला गया है, 6 से 14 वर्ष के बीच में लगभग 8वीं से 9वीं क्लास तक से बच्चों लोगों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिया जाएगा, यही इसका अर्थ है। 16 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो किसे महत्वपूर्ण जो शिक्षक के रूप में मानना चाहिए, यहाँ पर विशेषता के रूप में मानना चाहिए। इसका जो आंसर जाएगा, शिक्षक पद्धतियों और विषय के ज्ञान में दक्षता होना चाहिए। एक शिक्षक में क्या होना चाहिए, अपनी जो सब्जेक्ट में दक्षता होना चाहिए, ठीक है। अपने जो विषय में जो महत्वपूर्ण ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में पारंगत होना चाहिए, यही इसका जो है आंसर रहेगा एक शिक्षक के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्या बोला गया है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला जो परिवर्तन है वहाँ हो सकता है। क्या हो सकता है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, यही है आंसर, है ना। बालकों पर जो है शिक्षा को जोर देना, यानी कि उसके जो सर्वांगीण विकास है इस पद्धति को अपनाकर वहाँ इस अधिगम पर बल देना सही रहेगा। इसके जो परिवर्तन हो सकता है, बालकों में यहाँ परिवर्तन हो सकता है। 18 नंबर का प्रश्न है, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। तो किस बात की अपेक्षा की जा सकती है, जैसे कि सीबीएसई के द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा है तो उस बात में जो है बच्चों से क्या अपेक्षा की जा सकती है एक सामाजिकरण की जिस प्रक्रिया में है वहाँ। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, वहाँ दूसरा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जरूर देखें इसको। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जब भी प्रश्न पढ़ता हूँ तो आप जो वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो अपने हिसाब से एक बार टिक लगा के जरूर देखना आप लोग। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि वे सामूहिक सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। क्या बोला गया है कि जो सामूहिक भागीदारी का निर्वाह करे तथा सामाजिक कौशल सीखे, यही इसका आंसर रहेगा। यानी कि समूह में कार्य करना है जिससे क्या होगा, सामाजिक भावना का विकास भी होगा। 19वां प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है। तो एक प्रगतिशील शिक्षा है उसके आधार पर जो है जॉन डेवी के अनुसार क्या चीज़ बोला गया है, यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जैसे कि अभी एक चीज़ जो बोला था मैंने कि उसके जो है दायित्व यानी कि उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ाना है, तो ये इसी से संबंधित है जो जॉन डेवी ने कहा है कि विद्यार्थियों को स्वयं अपनी जो समस्या है, सामाजिक समस्या है, अपनी समस्या, इसको जो है समस्या का हल करना चाहिए, सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, यही इसका आंसर रहेगा और यही इसका जो है विचार भी है जॉन डेवी का। 20 नंबर का प्रश्न है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। देखो एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए किस क्षेत्र में, ये बच्चों में ज्ञान की रचना करना और उसमें जो अर्थ का निर्माण करना की जो क्षमता है, उसके जो ज्ञान का निर्माण करना है और साथ ही इसमें जो क्षमता को बढ़ाना है, तो इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, इसका जो आंसर जाएगा एक निर्देशक की, है ना, एक निर्देशक की। जैसे कि निर्देशक का क्या काम है, जैसे कि आप लोगों ने पिक्चर भी देखा होगा उसमें क्या रहते हैं, अलग अलग निर्देशक रहते हैं। तो निर्देशक का काम क्या है, वहाँ सिर्फ डायरेक्शन बताता है, वहाँ सिर्फ निर्देश देता है, बाकी सब रोल कौन करता है, उसके जो अभिनेता लोग करते हैं। तो इसी तरीके से एक टीचर को भी एक निर्देशक के तौर पर होना चाहिए और बाकी रोल मेन रोल का कौन निभाएगा, बालकों द्वारा है,
उसके जो विद्यार्थी है उसके द्वारा होना चाहिए। तो यही इसका आंसर रहेगा, निर्देशक सही जवाब आ जाएगा। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा यहाँ पर जो विकल्प है जो कि एक प्रगतिशील शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण वर्णन करता है, इसका जो जवाब आ जाएगा दूसरा रहेगा। सबसे पहले क्या है, करके सीखना है। कोई भी काम है उसे करके सीखो, उससे क्या होगा, अनुभव भी प्राप्त होगा और जो काम है उसके बारे में पता भी चल जाएगा। ठीक है। दूसरा है परियोजना विधि। परियोजना विधि क्या है, किसी भी टारगेट दिए रहते हैं, कोई भी परियोजना कार्य दिए रहते हैं, उस आधार पर करना है। मतलब आपको जो है एक लक्ष्य दिया गया है परियोजना कार्य के तहत, तो उसमें आपको निपुणता हासिल करना है। उसके बाद है सहयोग से सीखना, यानी कि कुछ भी अगर काम कर रहे हैं, अगर क्लास में भी काम कर रहे हैं तो अकेला नहीं, उसमें क्या है, सहयोग लो। अपने जो मित्र है, अपने दोस्त है, उससे सहयोग लो। इससे क्या है, सहयोग की भी भावना बढ़ता है और जो है प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन भी होता है। उदाहरण भी इसमें, विशेषता इसमें आ जाएगा। 22वां प्रश्न है, निम्न संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो जो निम्न जो संरचना है, आपको ये बताना है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 किसकी वकालत करता है। इसका जो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, समावेशी शिक्षण की, समावेशी शिक्षण की यहाँ पर वकालत करता है। 23वां प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो बाल केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र यानी कि बालकों पर केंद्रित होकर जो शिक्षा शास्त्र का तैयार किया गया है, इसकी विशेषता क्या है कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना है। यही इसका आंसर है, क्योंकि जब बच्चों के अनुभव को अगर प्रमुखता दिया जाए तो उनको जो है समाज में, स्कूल में जो है आगे आने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, जिससे वहाँ अत्यधिक मात्रा में वहाँ सीख सकता है, समाज के प्रति जागरूक हो सकता है। 24वां प्रश्न है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो किस प्रकार से देखा जाना चाहिए एक प्रगतिशील कक्षा में? इसका जो जवाब आ जाएगा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की योजना परियोजना के महत्वपूर्ण है ना, परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। यही इसका आंसर है। क्या बोला गया है कि एक जो प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए, तो फिर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण है, इस आधार पर उसको देखा जाना चाहिए। 25वां प्रश्न है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो कि क्या करता है, इसका आंसर है खोज को प्रोत्साहन देता है। ठीक है, खोज को प्रोत्साहन देता है। प्रगतिशील कक्षा के जो व्यवस्था है उसमें शिक्षक का वातावरण ऐसे बनाना चाहिए जिससे क्या है, अधिगम जो सीखने की कला है वहाँ जो खोज को प्रोत्साहन देना चाहिए। कोई भी खोज रहती है, जैसे कि एक चीज़ आता है खासकर जैसे कि साइंस में चलता है, ठीक है, प्रयोगशाला है, लैब है, या फिर कभी कभी जो खाद्य श्रृंखला है, तो इसमें क्या रहता है, खोज रहता है। बच्चों में क्या है, खोज की भावना है। जब खोजने की इच्छा होगा तो उसमें क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह उठेगा, यानी कि कह सकते हैं उसमें विचार उठने लगेगा, तब जाके वहाँ सबसे बेहतर रहेगा। खोज को प्रोत्साहन देना चाहिए, जो कि प्रगतिशील कक्षा का एक बहुत ही बढ़िया विशेषता है, एक व्यवस्था है। 26वां प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब आपको ये बताना है कि कौन सा कथन वहाँ सही है। इसका जो जवाब क्या जाएगा यहाँ पर, तीसरा आ जाएगा, विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। कि विद्यार्थियों को समस्या जो समाधान है, यानी कि उसके अगर लाइफ में समस्या आ गई है, चाहे वहाँ स्कूल के क्षेत्र में हो, तो उसको जो है सुधार करना चाहिए और खुद इसको समाधान करना चाहिए, जो कि प्रगतिशील शिक्षा का बेहतर कथन है। 27वां प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे, क्या बोला गया है कि एक जो बाल केंद्रित कक्षा है उसमें बच्चे क्या है? इसका जो ऑप्शन रहेगा, ज्ञान के निर्माता में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। यही इसका आंसर रहेगा कि ज्ञान के जो निर्माता है उसमें सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे का यही रोल होता है। 28वां प्रश्न है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में अधिगम, अधिगम मतलब होता है सीखना, तो क्या बोला गया, इसका आंसर क्या जाएगा? इसका जो आंसर रहेगा, उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है। क्या होता है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में अधिगम जो होता है वहाँ उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है। 29वां प्रश्न है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम होता है। यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि बाल केंद्रित है, अब यहाँ पर आ गया प्रगतिशील कक्षा, तो प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या होता है? इसका आ जाएगा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, जो कि अधिगम क्या है, सीखना है। तो किस चीज़ का सीखना है? अगर प्रगतिशील कक्षा में सीखना है तो यही एक जो है इसके सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है।
दोस्तों अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। दोस्तों आप लोग जो वीडियो को जरूर देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते, कम से कम आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरी देखा करो, और पूरी देखने के बाद जो लास्ट में जो होमवर्क दिया जाता हूँ तो आप इसका कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताना। भले ही वहाँ गलत आंसर हो लेकिन आप जो है कमेंट करके जरूर बताना। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? यहाँ पर क्या बोला गया है कि किसी भी प्रगतिशील जो प्रगतिवादी जो कक्षा है उसके बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। जैसे कि पहला क्या है, अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। दूसरा क्या है कि विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं। तीसरा क्या है, कक्षा हमारे कठोर नियंत्रण में रहे और केवल अध्यापक को निर्देश देना चाहिए। चौथा क्या है, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विधिक प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। तो दोस्तों इन चारों में से आपको ये ऑप्शन जो है हमें कमेंट करके जरूर बताना है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।